प्रेस कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से सुनिए। इससे पहले आपको परमाणु के बारे में परिचय बता दिए थे। इसके बाद रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, कौन दार्शनिक क्या विचार दिए, पूरा हो गया था। क्या क्या कहानी हुई, 2 नियम आए, उन नियम को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। पीछे से उधर से, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ तुम। ये बता, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, हाँ देख लो किसने। कल से एक डंडा रखो जी, हाँ है एक रखो कर। तुम बताओ जी, खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं तुमसे ही पूछेंगे, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ खड़ी हो जाओ पहले। बताओ द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, किसने, डाल्टन ने, शायद। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने, डाल्टन ने। तुम बताओ जी, किसने दिया, लेवोसिए। क्या चला रहे हो, कदा पीटेंगे भी, सही हो जाओगे। कल से डंडा रखो, हाथ दुखा जाएगा पीटते पीटते। चलिए अब ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्या किससे, हमारा मन था हम पूछ लिए, हमारा मन था पूछ लिए। गुस्सा आपको बुरा लगा, बुरा लगने के लिए पूछे थे। चलिए ध्यान से सुनिए। अब चलते हैं परमाणु के बारे में। डाल्टन साहब ने खूब बढ़िया से मेहनत किया, सिद्धांत दिया, पूरा निकाला, लेकिन फिर भी क्या निकल गई, कमी निकल गई। लेकिन कोई भी वैज्ञानिक कभी भी रुकता नहीं है। फिर ये प्रयास किए, आगे फिर मिलेंगे कैसे प्रयास किए इन्होंने। आते हैं परमाणु के बारे में। बताया गया कि कोई भी पदार्थ है, यानी सभी पदार्थों की संरचनात्मक इकाई, सभी पदार्थों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु। जैसे हम आपको बताए थे कि कोशिका शरीर की कैसी इकाई है, कैसी इकाई है, क्रियात्मक इकाई। इसका मतलब है शरीर किससे मिलकर बना है। इस वाक्य से क्या स्पष्ट होता है कि जितने भी पदार्थ हैं उनकी जो मूल इकाई है वो क्या है, मतलब परमाणु से ही दुनिया के सभी पदार्थ क्या हैं, बने हुए हैं। अब देखिए आगे आते हैं। अब इनकी आकार के बारे में अगर ध्यान से देखें तो इतने छोटे होते हैं, इनको नापने के लिए या इनका मापन किसमें किया जाता है, नैनोमीटर में। किसमें किया जाता है, नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है, कितना होता है, 10⁹ नैनोमीटर। लेकिन अगर इसी को कहा जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर तो 10⁻⁻⁹ मीटर।
कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की घाते माइनस। अब हम आपको आगे बताए हैं कि देखिए, अब परमाणु है तो इसकी त्रिज्या छोटी होगी कि बड़ी होगी? क्योंकि पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या है, तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी? छोटी। तो सबसे छोटी, सभी पदार्थों या सभी तत्वों में सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती है? दिख रहा है पीछे? सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या, सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? किसकी? इससे छोटी परमाणु त्रिज्या किसी की नहीं होती। हाँ, अरे होती है, और क्यों? अगर कहें कि जैसे मान चलो कोई विवेक नाम का लड़का है, वो छोटा ही रह गया, अब प्रश्न पूछा जाएगा वो छोटा ही क्यों है, नहीं बढ़ा? हाँ, इसका प्रकृति ही है ऐसा कि इसकी सबसे छोटी त्रिज्या है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है परमाणु त्रिज्या, इसको समझते हैं क्या होता है परमाणु त्रिज्या। जैसे आप लोग वृत्त की त्रिज्या देखे हैं, पढ़े हैं, तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है, केंद्र से कहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। ऐसे ही बताइए हाइड्रोजन का भी क्या होगा? परमाणु होगा। हाइड्रोजन का भी क्या होगा? अब परमाणु में क्या होगा? नाभिक। परमाणु में भी क्या होगा? नाभिक। नाभिक से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? क्या होगी? यानी परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसी को क्या कहते हैं? परमाणु। अब परमाणु त्रिज्या निकालेंगे कहाँ से? परमाणु के नाभिक से परमाणु के सतह तक। ये सतह है कि नहीं है? परमाणु का सतह है, परमाणु का नाभिक है, और नाभिक से लेकर यहाँ तक की दूरी ही क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। अब इसके बाद देखते हैं सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? कितना होता है? 10 की घाते माइनस 10 की घाते माइनस। अब बताइए इसको मीटर में लिखेंगे कि नैनोमीटर में? गलत जवाब। ये देखिए 1 नैनोमीटर बराबर नहीं, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 की घाते 9 नैनोमीटर। लेकिन 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? -9 मीटर। यहाँ -9 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? मीटर में। ठीक है, हाँ तो -10 है, चेंज कर दिए नैनो से ना, नैनो से चेंज। यानी कि लगभग जो हाइड्रोजन की त्रिज्या होती है कितनी नैनोमीटर होती है? लगभग कितना होती है? देखिए यहाँ कितना है? 10 की घाते -9। हाइड्रोजन की कितना है? 10 की घाते -10। तो लगभग जो हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या होती है कितना नैनोमीटर होता है? 1 नैनोमीटर होता है। किताब में और सारे तत्व दिए हैं, कौन कौन से हैं किताब में देखिए। हाँ, इसको एंगस्ट्राम भी कहते हैं। ठीक है, एक। हाँ, इसके बाद क्या दिया है? हीमोग्लोबिन। ये कहाँ पाया जाता है? रक्त में। इसमें भी क्या होगा? जैसे रक्त हो गया, रक्त में क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कैसे बना होगा? कई सारे परमाणुओं को मिलाकर
तो इसके परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10 की घात माइनस 8। 10 की घाते माइनस 9 है कि 8 है? 8 हो गया। इसके बाद क्या है? रेत। रेत जानते हैं क्या होता है? बालू का कण। तो जो कण हम देखते हैं क्या वह एक परमाणु है? वो कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना है और उसके परमाणु का आकार कितना है? 10 की घाते माइनस 4 है। इसके बाद क्या है? चींटी है ना? चींटी जानते हैं क्या होती है? चींटी नहीं जानते? छोटे छोटे साइज की होती है। तो चींटी का परमाणु कितना होता है? 10 की घाते माइनस। इसके बाद क्या है? सेब है। हाँ, सेब है। सेब कितना है? 10 की घाते माइनस। अब देखिए ध्यान से, इसमें सबसे बड़ा परमाणु किसका है? सबसे बड़ा परमाणु किसका है? क्योंकि माइनस में अगर कोई संख्या है जो जितना छोटी होती है उतना ही क्या होती है? तो माइनस सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा। तो हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। हाँ, अब उसमें पॉइंट में दिखाया है तो उसको पॉइंट में अभी लिखवा देंगे, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं। पहले पूरी कहानी समझ लीजिए जितना पढ़ाना है आज। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घाते माइनस 10 मीटर। हीमोग्लोबिन के परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घाते माइनस 8 मीटर। ठीक है, ऐसे इसको पूछ सकते हैं। हम लोगों में अब इसमें कोशिका होगी। कोशिका के भी अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि जो शरीर की बनावट है वो कोशिका से शुरू होती है और कोशिका में कई सारे अंग होंगे और वो अंग किससे बने हैं? परमाणुओं से बने हैं। तो उसका आकार पता नहीं है अभी, ठीक है। इनफाइनाइट। हाँ, चींटी ने दुनिया का हर एक पदार्थ, जीव जंतु, कोई भी वस्तु, हर एक चीज किससे बने हैं? परमाणु से बने हैं। चींटी भी बनी है, आदमी बना है। अब देखिए ध्यान से, अब आगे कहा गया कि जो वैज्ञानिक थे पुराने वाले जो ये सब बता रहे थे, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे वस्तु होंगे जिनके परमाणु इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं देख सकते तो उनका चक्कर छोड़ दो, उसको मान लो कि दुनिया में है ही नहीं। लेकिन फिर जो आधुनिक वैज्ञानिक आए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, उनको माना जाएगा। तो एक यंत्र बनाया गया, उसका नाम है यम। क्या है जी? हाँ, STM है ना, STM। यस को क्या कहते हैं? SCANING। और टी को क्या कहेंगे? TUNNIN। यल है क्या? LLING। ट्यूनेलिंग हो गया और ये हो गया माइक्रोस्कोप। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? MICROSH। स्कैनिंग, ट्यूनेलिंग
और माइक्रोस्कोप STM का आविष्कार हुआ। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया। किसके लिए किया? किसके लिए किया? जो अत्यंत छोटे हैं, जो पहले के वैज्ञानिकों ने छोड़ दिया था, उनके अध्ययन के लिए इसको बनाया गया। STM का फुल फॉर्म क्या होगा? स्कैनिंग ट्यूनेलिंग, IM से क्या होगा? माइक्रोस्कोप। इसकी सहायता से जो नहीं दिखे जा रहे थे सब परमाणुओं को बढ़िया से देखा गया और उनके बारे में क्या किया गया? अध्ययन किया गया। फिर आगे समस्या आई कि परमाणु के बारे में जब सब पता चल गया, अब समस्या उठती है कि जो परमाणु खोजा गया, जो बना है तत्व, उसको लिखा कैसे जाए, उसको लिखा कैसे जाए। तो तत्व के प्रतीक, अब ध्यान से समझिए, जो हम आपको पढ़ा दिए हैं 30 ठो 40 ठो, वो आगे पढ़ा दिए 50 ठो 50 ठो पढ़ाए हैं। अब देखिए वो यहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अब समस्या आती है, परमाणु के बारे में खोज हुआ, जानकारी हुआ, जो नहीं दिख रहा था उसको देखने के लिए यंत्र बनाया गया STM। S का मतलब क्या होता है? स्कैनिंग। T का मतलब क्या होता है? ट्यूनेलिंग। क्या होता है? ट्यूनेलिंग। M से क्या होता है? माइक्रोस्कोप। और इसके बाद जो नहीं दिख रहे थे उनका भी अध्ययन किया गया। अब समस्या उठती है कि जो परमाणु के बारे में खोज हो चुका था उनको एक सही रूप और प्रतीक देने में समस्या आ रही थी। अब जो उधर कौन आए थे पहले? सबसे पहले परमाणु को बताने कौन आए थे? जॉन डाल्टन। अब ये मौके का इंतजार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? इनको फिर से मौका मिला और ये आए किसके लिए? तत्वों के प्रतीक देने के लिए, बनाने के लिए कि कोई भी तत्व है उसको हम लोग लिखेंगे कैसे। प्रतीक क्या होता है? किसी भी तत्व को कम शब्दों में या किसी भी संकेत के द्वारा जब हम लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है? तत्वों का प्रतीक। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख दिए? हाइड्रोजन। अभी देखिए पूरा बड़ा सा शब्द लिखा है कि नहीं? अब इसको कम शब्दों में या किसी चिन्ह की सहायता से दर्शा देना ही क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले काम कौन शुरू किए? जॉन डाल्टन। अब ये आए थे जब तत्वों का प्रतीक देने, उस समय का दौर था 1800। कब आए थे? 1808 में आए थे तत्वों का प्रतीक देने। लेकिन इनका किस्मत ऐसा खराब था कि उधर सिद्धांत दिए, उसमें कमी निकल गया। इधर आए फिर मौका मिला किसके लिए? प्रतीक देने के लिए। तो इसमें भी वो क्या हो गए? फेल हो गए। फेल कैसे हुए? इन्होंने कहा कि जैसे हाइड्रोजन है तो जो प्रतीक होता है उसके निश्चित मात्रा की वो संकेत करता है। इसका मतलब वह कितना है यही वो प्रतीक दर्शाएगा। तो इसे गोला बनाया, एक बिंदी दे दिए। अब फिर आगे कार्बन बताया, कार्बन को पूरा भर दिए। ये प्रतीक बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? कौन बना रहे हैं? फिर इसके बाद सल्फर है जी, ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन को पूरा खाली कर दिए। बोले ये गैस है तो इसमें कोई भी भार नहीं है, इसको खाली छोड़ देते हैं। फिर आ गया सल्फर है, सल्फर है, इसको ऐसे खींच के ऐसे बना दिए। तो बताइए प्रतीक है कोई? ऐसा प्रतीक बनाए किसी को समझ में ही नहीं आया। तो इस तरीके से इनका ये वाला प्रयास भी क्या हो गया? फेल हो गया। अब इसके बाद आए थे अगले वैज्ञानिक। अगले वैज्ञानिक को मौका मिला, इसको हटा देते हैं। कौन आए थे? यहाँ लिख देते हैं जॉन डाल्टन।
इसके बाद आए जे वर्जीलियस थॉम्स नहीं, वर्जीलियस 1814 में, हाँ वही 14 ईस्वी में। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जो तत्व हैं उनको जैसे कहीं ना कहीं से उसको खोजा गया है, तो एक काम करिए, जो जहाँ से खोजे गए हैं उस स्थान के आधार पे नाम करिए। और सुनिए, जैसे कोई तत्व है उसको 2 या 2 से अधिक अक्षरों से दर्शाइए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को HYDROGEN, ये इंग्लिश का अक्षर है। तो ये वर्जीलियस क्या बोले कि एक काम करिए, जो ये नाम दिख रहा है इनके नाम का 1 से 2 अक्षर लीजिए और क्या बना दीजिए, इसका प्रतीक बना दीजिए। या तो इसके रंग के आधार पर प्रतीक बनाइए, या तो इसके स्थान के आधार पर जहाँ ये मिला है। तो कई सारे आधार बताए इन्होंने क्या बनाने के लिए, प्रतीक बनाने के लिए। तो इनका कुछ माना गया और इनका बढ़िया से कम माना गया कि 1919 में एक संस्था का गठन होता है जिसका नाम है IUPAC। एक संस्था का गठन होता है, इसका क्या नाम है, IUPAC, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूरा फुल फॉर्म है इसका। इस संस्था का गठन होता है और यह संस्था वर्जीलियस द्वारा दिए गए सभी प्रतीकों को क्या करता है, स्वीकृति प्रदान करता है। इस तरीके से विभिन्न तत्वों को प्रतीक मिला। प्रतीक समझते हैं, किसी भी तत्वों को कम से कम शब्दों में या किसी चिन्हों के द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। प्रतीक के लिए पहला प्रयास किसने किया, कब किया, 1800। क्या इनका प्रयास सफल रहा, इन्होंने ऐसा चिन्ह बनाया किसी को समझ में ही नहीं आया। फिर आगे कौन आए थे, जे वर्जीलियस, कब आए थे, 14 में। इन्होंने जो प्रयास किया, इन्होंने क्या कहा था कि जो अक्षर है यानी जो अंग्रेजी का शब्द है उसका एक शब्द या एक से अधिक 2 शब्द को मिलाकर क्या बना दीजिए, प्रतीक बना दीजिए। और इनके इस पूरे सिद्धांत को कौन सी संस्था ने मान्यता प्रदान किया, IUPAC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, उल्टा बोल दिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये संस्था है। इसका गठन कब हुआ था, 1919 में। और तभी से दुनिया में, हाँ उस समय जब आज़ादी की लड़ाई, अब आप लोग यह मतलब दिमाग लगा लीजिए, जिस समय हम लोग गुलामी से जकड़े हुए थे उस समय सब ब्रिटिश या विदेशी वैज्ञानिक पूरा खोज में लगे हुए थे। यही कारण है कि आपको इन सब खोजों में भारतीय वैज्ञानिक कहीं नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो ये पूरा समझ में आया, तत्वों को कैसे प्रतीक मिला, समझ में आया।